हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इतने अच्छे नंबर आते हैं। हर एक कोण और दृष्टिकोण की जांच करेंगे, परख करेंगे और बात करेंगे कि क्या है पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, ये सीरीज हमारी स्टडी IQ-IAS हिंदी चैनल पे चलती रहेगी। कोशिश करेंगे हर वीकेंड पे एक डिटेल वीडियो लाएं और फिर इन डिटेल वीडियोस के माध्यम से, कक्षाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को कवर भी किया जाए। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। जब मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है, इसकी जब शुरुआत की थी, तो शुरुआत में मैंने अपना जो ऑप्शनल रखा था, जो अपना वैकल्पिक विषय रखा था, वो था जियोग्राफी। और जो मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स थे, उसमें मुझे जीएस में अच्छे नंबर मिले। दूसरे अटेम्प्ट में तो इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा नंबर मिला था, लेकिन ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय में बहुत साधारण नंबर मिला, पहले अटेम्प्ट में भी और दूसरे अटेम्प्ट में भी। जिससे मैंने एक चीज नोटिस किया कि वैकल्पिक विषय का जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्ता है, वो बहुत ज्यादा है। और जब वो वैकल्पिक विषय ऐसा हो कि आपको आकृष्ट ना कर सके, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा था। भूगोल मुझे बहुत आकृष्ट नहीं कर पाया। मैंने इसलिए लिया कि शायद नंबर मिलेंगे, लेकिन आकृष्ट नहीं कर पाया। लेकिन फिर जब मैंने आत्मावलोकन किया, जब मैंने देखा कि वो कौन सा विषय है, सब्जेक्ट है, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं और उसमें नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो एकमात्र विषय जो मुझे समझ आया वो था हिंदी साहित्य। मेरा बैकग्राउंड हिंदी साहित्य का नहीं था, लेकिन बचपन से ही मुझे साहित्य में बहुत रुचि थी, क्योंकि घर में मैंने ऐसे माहौल को देखा। और अब जब मैं हिंदी साहित्य को देखता हूं एक विषय के तौर पे, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा आनंददायी विषय मुझे कोई दिखता ही नहीं है। और इस वजह से हिंदी साहित्य बहुत शानदार ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय साबित होता है। आज हम बात करेंगे सिलेबस की इसके, और सिलेबस के साथ हम देखते जाएंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, आपके रोंगटे उन्नयन की पराकाष्ठा को निश्चित तौर पर छुएंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो हमारी जर्नी है, हिंदी साहित्य का जो हमारा आपके साथ ये साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि एक साथी के तौर पे तो आपके साथ रहूं ही, जुड़ूं ही, एक सारथी के तौर पे भी मैं इस साथ को और आगे ले जाऊं। देखिए, मैं कृष्ण अर्जुन वाली बात नहीं करना चाह रहा। मैं एक मित्र, एक दोस्त होने के नाते जो भी मेरे इस दौरान जर्नी में मैंने सीखा, इस यात्रा में जो सीखा, जो यात्रा वृत्तांत है मेरा इस हिंदी साहित्य का, वो आपसे जरूर शेयर करूंगा। और ये भी शेयर करूंगा कि वो कौन से विशेष पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रख के आप हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, मैं सफल नहीं हो सका, लेकिन हिंदी साहित्य में अच्छा नंबर लाया। मेहनत करके अच्छा नंबर मिलने का जो खुशी होती है, वो अलग होती है। उसको ही डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे हिंदी साहित्य जो है वो एक वैकल्पिक विषय के तौर पे सिरमौर है वैकल्पिक विषयों का। ठीक है, देखिए, जयशंकर प्रसाद जी बहुत प्रबुद्ध लेखकों में से माने जाते हैं। जब हम छायावाद की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद के बिना कैसे कर सकते हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है प्रयाण गीत नाम से। अराति सैन्य सुंध में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है पढ़े चलो बढ़े चलो। उनके इस प्रयाण गीत से ही हम शुरुआत करते हैं। ऊर्जा आ गई होगी आपको, तो हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को लेकर। देखिए, हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, 2 पेपर है, सब में होते हैं, सारे वैकल्पिक विषयों में होते हैं, लेकिन इसका जो पेपर 1 यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसके 2 खंड हैं, ये 2 खंडों को आप एक मैथ्स के पेपर की तरह समझ लीजिए। मतलब इसमें जो नंबर आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे जो अंक गणित या मैथ्स का जो पेपर होता है, बिल्कुल वैसे। अगर आपने पहले जो खंड है, उस खंड में अगर आपने माहिर हो गए या उस खंड में आपने विद्वता हासिल कर ली, तो वो खंड आपको बहुत ज्यादा नंबर देके जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन आपने इसे इग्नोर नहीं करना है। हाँ,
जो पेपर 2 है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें पद्य आता है, गद्य आता है, आप उसमें कबीर से लेके अज्ञे तक और सूर से लेके प्रेमचंद तक एक भारत की साहित्य जो बहुत ही जीवंत साहित्य है उसके दर्शन करते हैं, तो उसमें एक अलग आनंद आता है। लेकिन जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, प्रश्न पत्र 1 की बात करते हैं, तो देख के हो सकता है आपको लगे कि कहीं ये बोरिंग तो नहीं, लेकिन ये न बोरिंग है और नंबर के मामले में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ बताना चाहता हूं कि जिन भी लोगों ने हिंदी साहित्य में अपना परचम लहराया, उन सभी लोगों ने प्रथम पेपर में मास्टरी हासिल की, प्रथम पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाए। और जब हम स्टडी IQ IAS में हिंदी लिटरेचर, चूंकि मैं ही पढ़ाता हूं, हिंदी लिटरेचर लेके आएंगे बहुत जल्दी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत जल्दी आपको मैं उसमें अपडेट दूंगा कि नया बैच कब से शुरू हो रहा है। जो अभी बैच चल रहे हैं उनको तो लेके मैं चल रहा हूं, जो नया बैच जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। ऑफिशियल विकास करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे मैं बाकायदा डिस्कस करूंगा कि कैसे हिंदी साहित्य ऑप्शनल को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत में देखिएगा, मैं स्कैन कोड भी लगा दूंगा, प्लीज उस स्कैन कोड से के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अपडेट देता रहूंगा, मटेरियल देता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि यूपीएससी की जो आपकी ये जर्नी है, इसको आप सफलतापूर्वक कंप्लीट करें और वो एक जो सपना हम सब ने देखा था, आपके साथ जुड़ के उस सपने को पूरा करने में आपके साथ रह सकूं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य पे आते हैं। पहला पेपर है, जो पहला प्रश्न पत्र है, उसका जो खंड क है, वो मूलतः हिंदी भाषा जो है, एक भाषा के तौर पे जो हिंदी है, वो उसके विकास की बात कहता है, जो पहला खंड है। जो दूसरा खंड है, वो हिंदी साहित्य के विकास की बात करता है। जो पेपर 2 है, जो प्रश्न पत्र 2 है, उसका जो खंड क है, वो हिंदी साहित्य में पद्य की बात करता है। और जो प्रश्न पत्र 2 का खंड ख है, वो हिंदी साहित्य में गद्य की बात करता है। ये एक लब्बोलुआब रहा, एक समरी रही। लेकिन जब हम पेपर 1 यानी प्रश्न पत्र 1 की बात करते हैं और खंड क की बात करते हैं, तो आप यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ठीक है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। देखिए, बहुत सी भाषाएं आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, बहुत से लोग लिखते पढ़ते भी होंगे। हिंदी भाषा इतिहास के तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत लंबा सफर तय किया है। संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, और फिर वो हिंदी में तमाम बोलियों के साथ जो विकास आया, उसी को हम डिटेल में देखेंगे यहां पे जब हम बात करते हैं। तो देखिए, यहां पे दिख सकता है यहां पे कि अपभ्रंश, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। व्याकरणिक हिंदी और उसकी अनुप्रयुक्त स्वरूप की जब हम बात करते हैं, तो हम व्याकरण की बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य में भाषा के तौर पे हिंदी को जब हम देखते हैं, तो भाषा कितनी क्लियर होनी चाहिए। देखिए, जब आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल की बात करते हैं ना, तो अपनी भाषा बड़ी दुरुस्त रखिएगा। आपको जलील और जलील का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है ना, कि बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। तो लिखने के लिए और बोलने के लिए, दोनों के लिए भाषा का महत्व बहुत जरूरी है। और जब हिंदी वैकल्पिक विषय, तो और ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हम अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी का व्याकरण तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप देखेंगे। और जब हम बात करते हैं उसके बाद में, अच्छा, इसकी जब मैं बात करूंगा तो मैं निश्चित तौर पे सिर्फ अपभ्रंश से नहीं शुरू करूंगा, उसके पहले की बातें भी बताएंगे। हम देखेंगे कि वो कौन से साहित्य थे, वे कौन से लोग थे जिन्होंने अपभ्रंश तक हिंदी को लाया। हम पाली की बात करेंगे, प्राकृत की बात करेंगे त्रिपिटक की बात करेंगे, उन तीनों पिटकों की, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक की, जो बुद्ध के काल में लिखे गए, उसको फिर कैसे संयोजित किया गया, उसने कैसे जनमानस कुछ हुआ, जनमानस की अभिव्यक्ति को देखा। हम, ऐसा नहीं है कि हम ऋग्वेद की बात नहीं करेंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। हम देखेंगे कि संस्कृत के ग्रंथ के तौर पर ऋग्वेद कैसे रच होता है। फिर उसके बाद प्राकृत और तमाम भाषाओं की बात करते हुए हम अपभ्रंश पे आएंगे, अवहट्ट पे आएंगे, प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी, और उसके बाद हम हिंदी के सभी स्तरों को छुएंगे, सभी स्तरों की बात करेंगे। और अगर आप
मुझसे एक अर्जुन के तौर पे मेरे कोर्स में नहीं जुड़ना चाहते हैं, एकलव्य के तौर पे जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपको ये समझना होगा कि चीजें कैसे जा रही हैं। जो इसका दूसरा पॉइंट है, वहां पे मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग, ठीक है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित हर्षित महतारी मुनि मरहारी अद्भुत रूप बिचारी भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी, है ना। मतलब जब तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस को, जब श्री राम के चरित्र की बात वो लिखते हैं, कैसे पैदा हुए, हर जगह छटा बिखर गई, क्या अद्भुत स्वरूप। तो उस समय जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया, या जब यहां पे जब ब्रज भाषा की बात कहता हूं तो जो पशु हो तो वही बसु में जहां चौरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, माफ कीजिएगा मैं देनु बोल गया, ठीक है। तो अपना अलग ही एक जो कलेवर मिलता है साहित्य का, है ना, ब्रज भाषा के साथ में, अवधि भाषा के साथ में, मजा देता है। बहुत डिटेल से बात करेंगे, हर कवि की बात करेंगे, उनकी कविताओं की बात करेंगे, उस कविता के रस की बात करेंगे, उस रसास्वादन के बाद उसका जो ध्येय है हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। बात की जाए तो उसके बाद हम सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम, सबकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें मैं सिद्धनाथ साहित्य की बात कर रहा हूं तो आप सबको पता होना चाहिए कि महाकवि कबीर, जिनको दरअसल बहुत लंबे समय तक इस बात के लिए पुष्ट होना पड़ा कि भाई कबीर क्या वास्तविकता में अच्छे कवि हैं या नहीं, सफल कवि है कि नहीं। लेकिन आज जब हम कबीर को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनसे ज्यादा सशक्त और शानदार कवि तो कोई हुआ ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय जब संपूर्ण विश्व, खासकर भारत, एक अलग तरीके के भक्ति मार्ग से गुजर रहा था, सगुण हो या निर्गुण हो, भक्ति मार्ग से गुजर रहा था, वहां पे कबीर धार्मिक जो आडंबर है उन पे चोट करते हैं। तो ये कवि सिद्ध और नाथ साहित्य के प्रमुख कवि थे, ठीक है। उसी परंपरा में वो आगे जाते हैं। हम कबीर को देखेंगे, काकर पाथर जोर के मंजिल लियो बनाए, ताचुड़मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, मूड मुड़ाए हर मिले तो मैं लेव मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। मतलब जो उन्होंने तरीका अपनाया आडंबरों को टैकल करने का, मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई अदर या कोई अलग हमको उदाहरण मिलता है, ठीक है। खुसरो, अब उसके बाद अगला नाम यहां पे देख लीजिए खुसरो का। खुसरो बाजी प्रेम की खेलमू पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। खुसरो, अमीर खुसरो की जब बात करता हूं तो दिल खुश हो जाता है। मुझे पता नहीं क्यों हिंदी साहित्य की जब मैं बात करता हूं तो आई डोंट नो, आप वीडियो में नहीं देख पाएंगे पर मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी समर्थ, इतने सिद्ध लोगों ने साहित्य में इतना अतुलनीय योगदान दिया और मुझे ये मौका मिला कि मैं उस साहित्य को आप तक पहुंचा सकूं, तो मैं तो बहुत खुश हूं। खैर, ठीक है। तो उसके बाद अब रहीम की बात करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। जो सुख में सुमिरन करे दुख में, सुख में सब सुमिरन करे दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। रहीम दास को भी बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे रहीम दास किस कलेवर को लेके आते हैं। जब हम कबीर दास को पढ़ते हैं तो पहले रहीम दास जी वहां पे जब आते हैं तो उनका क्या ओपिनियन होता है, क्या पॉइंट होता है, किस साहित्य की वो बात करते हैं, किस रस की वो बात करते हैं और किन ध्येय के साथ वो अपनी कविताएं लिखते हैं, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली की का जो प्रारंभिक स्वरूप था, ठीक है, खड़ी बोली का जो प्रारंभिक स्वरूप था, हम उसकी बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बोली दर बोली, भाषा दर भाषा, हिंदी ने अपना स्वरूप बदला। वो कहते हैं ना कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी। तो देखेंगे अब अगर आप पूर्वांचल से हो, अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हो तो, और आप बलिया में हो तो वहां की भाषा, मऊ की भाषा, आजमगढ़ की भाषा, गोरखपुर की भाषा, इन सब जगहों में, गाजीपुर में जो भोजपुरी बोली जाती है, इन सब भोजपुरियों में जो बोली में जो डिफरेंस होगा वो आपको दिखेगा। बिहार में अलग दिखेगा। जब आप बिहार में जब मैं बात करता हूं तो फिर आप में भोजपुरी वाला आपको अलग दिखेगा, मैथिल वाला अलग दिखेगा।
हम सबकी बात करेंगे। हम बात करेंगे का करत बाट्या, हम उस वाले जो टोन है जो पूर्वांचल में खासकर आपको प्रतापगढ़ वगैरह में दिखता है, हम उन सबकी भी बात करेंगे। हम उनको क्यों छोड़ेंगे, हम सबकी बात करेंगे। हिंदी में तो सभी हैं, ये सभी हिंदी के पुत्र सुपुत्र हैं, सबकी बात की जाएगी भाषा के तौर पे, ठीक है। बात की जाए तो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब मैं नागरी लिपि की बात करता हूं तो हमें जानना होगा कि ये जो देवनागरी लिपि है, इस लिपि को यहां तक पहुंचने में किनका योगदान है, और अगर इसको वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। और फिर अन्य लिपियों की भी बात की जाएगी, हम ब्राह्मी लिपि की बात करेंगे, हम बात करेंगे उस लिपि की जिसको खरोष्ट लिपि कहा जाता है, ठीक है, कि गधे के ओठ जैसी लिपि, खरोष्ट लिपि। तो तमाम लिपियों की बात, नस्तालिक स्क्रिप्ट है, नस्तालिक लिपि है, ठीक है, रोमन लिपि है, ठीक है। मैं अगर अपना नाम VIKAS इंग्लिश में लिख दूं तो फिर वो रोमन लिपि हो जाएगी, तो उस लिपि की बात थोड़ी थोड़ी की जाएगी, लेकिन मेनली बात की जाएगी नागरी लिपि की, और उसके वैज्ञानिकता की बात करेंगे। बात करेंगे हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। मानकीकरण कब किया गया, क्या मानकीकरण में होता है, क्या चीजें हैं मानकीकरण, क्या हिंदी भाषा और नागरी लिपि को वैज्ञानिक तरीके से प्रेजेंट करना और आम बोलचाल की जो बातें हैं उसके सामने में खड़ा करना, क्या यह मानकीकरण देखा जाएगा, यह भी सिलेबस में है, ठीक है। पेपर 1 की बात की जाए तो और इसमें क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ठीक है। तो हम लोग हिंदी भाषा के रूप में क्या कहते हैं, जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास देखेंगे। मतलब जो भारत का स्वाधीनता संग्राम था, आप उसमें अगर साहित्य को देखें और हिंदी साहित्य को देखें तो वो एक अलग ही कहानी है, एक अलग रोमांटिसिज्म है। हम देखेंगे उस रोमांटिसिज्म को, और आप मेरे साथ उस रोमांटिसिज्म को महसूस कर पाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। भारतीय संघ की राजभाषाओं के रूप में हिंदी का विकास, संवैधानिक तौर पे भी कुछ प्रावधान है, 350 भी के आसपास संविधान के आप सभी जानकार हैं, उसको भी प्रयोग करेंगे। देखेंगे कि राजभाषा के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो राजभाषा के तौर पे क्या किसी भाषा को रखा गया था, और राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, फिर क्या इस हिंदी भाषा को अक्षुण्ण रखने के लिए कोई मंत्रालय है, कोई विभाग है, और अगर मंत्रालय विभाग है तो क्या कोई डेडिकेटेड ऑफिस बना है इसके लिए, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। भाई कंप्यूटर को क्या हम संगणक लिखे, वो सही बात है, क्या वो बहुत टफ नहीं है, इसकी भी जनरलाइजेशन पे बात करेंगे, है ना, कि लौह पथगामिनी और रेल क्या ज्यादा उपयुक्त है। क्या अगर हम www. अगर इस तरह की या इंटरनेट की बात करते हैं तो क्या सिर्फ इंटरनेट क्लिक दिया, क्या ये सही नहीं है, क्यों हम उसके डिटेल में एकदम एग्जैक्ट टफ हिंदी पे जाएं, ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसे शब्दों का प्रयोग करें, उस पर भी बात करेंगे। तो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की बात करेंगे। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनके परस्पर संबंध, अभी मैं आ रहा था, ठीक है, थोड़ी देर पहले हम एक कहत रहली कि भोजपुरी हिंदी के एक बोली बावे, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बोला, ये एक बोली की तौर पे मैंने बोला, हिंदी की एक हिंदी की एक बोली के तौर पे मैंने भोजपुरी को यहां पे संदर्भित किया। तो जो विभिन्न बोलियां हैं, जो शौरसेनी है, जो मागधी है, इन सब की बात करेंगे हम। हिंदी की उन सभी छोटे छोटे वर्जन्स की बात करेंगे कि क्या है हिंदी, हिंदी क्या, बोलियों का एक समेकित स्वरूप, बोलियों का समेकित इतिहास और बोलियों का समेकित जिसे कहते हैं कि साकार स्वरूप जो है वो आपकी हिंदी है। तो यह है सिलेबस में, इसकी भी बात की जाएगी। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उनके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। तो यहां पर जब हम मानक हिंदी के रूप में देख रहे थे तो उसी को डिटेल में पढ़ेंगे, और मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, व्याकरण की भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम समझ के भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुकमौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। कौन सा अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। व्याकरण के हर स्वरूप की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कहां पे स्वर संधि है, यण संधि है, सारी संधियों की बात करेंगे, समास की बात करेंगे, अलंकारों की बात करेंगे। जितना कुछ
बेहतर दे सकूंगा मैं आपको, हम उसकी बात करेंगे। और ये अगर आप, मैं वही बताया कि अगर आप एकलव्य के तौर पे हमसे जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे ये जो सेशन है आप इसको अच्छे से देखिए। हम लगातार यहां पे कक्षाएं लाते रहेंगे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे देख के हिंदी को एक भाषा के तौर पे वैकल्पिक विषय के तौर पे अगर लेते हैं और पढ़ते हैं तो मुझे भी गर्व की अनुभूति होगी। ठीक है, आप हमसे जुड़े तो बहुत अच्छा है। मेरा कोड है विकास लाइव और मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी मैं आपको सूचित करूंगा कि ये नया बैच कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले के जो बैचेस हैं वो चल रहे हैं अभी। तो VIKASLIVE और ऑफिशियल विकास करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में जो लास्ट हमारी स्टेप है उसमें मैं स्कैन कोड डाल दूंगा, उस स्कैन कोड से आप सीधे मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, जो पहला खंड था प्रश्न पत्र 1 में, जो पहला खंड था, ये कुल मिला के हमने यहां पे उसकी बात की। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है खंड ख। ठीक है, खंड ख। ठीक है दोस्तों, भाग 2 की जब बात की जाए, जो खंड ख है, उसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे वहां पे कि कैसे अनौपचारिक से लेकर औपचारिक तक, कैसे गारसा तासी से लेकर आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी तक, और उसके बाद भी आचार्य नगेंद्र तक, कैसे हिंदी भाषा का जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो कैसे लिखा गया। हम देखेंगे कैसे एक फ्रेंच व्यक्ति ने हिंदी के इतिहास पे इतने इंटरेस्ट दिखाया, और उसके बाद भारत में आचार्य शुक्ल, द्विवेदी, चतुर्वेदी, और उसके बाद आचार्य नगेंद्र, वर्मा जी जैसे तमाम महनीय साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो रूपरेखा प्रस्तुत की वो अभी भी काबिले तारीफ है। खैर, तो पहली बात, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य मतलब ये देखिए, इसमें हम देखेंगे प्रासंगिकता क्या है, अभी भी क्यों इंपॉर्टेंस है, हिंदी साहित्य का महत्व क्या है, इतिहास बोध की अगर बात की जाए, ठीक है, या हमारी संवेदनशीलता की बात की जाए, हमारे लेखन कौशल की बात की जाए, इन सब चीजों में साहित्य का बहुत असर पड़ता है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य के 4 कालों की बात करेंगे। जैसे हम सबको पता है कि जब शुक्ल जी की हम बात करते हैं तो शुक्ल जी ने जो 4 काल बोले थे, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, गद्य काल। फिर द्विवेदी जी आए, उन्होंने कहा नहीं, वीर गाथा काल के बजाय आदि काल कहिए, लेकिन उनके उत्तर मध्यकाल को नहीं माना गया, पूर्व मध्यकाल को नहीं माना गया, लेकिन फिर उनके आधुनिक काल के डिवीजन को माना गया। तो हम 4 कालों के हिसाब से पढ़ेंगे, जहां पे हम आदि काल पढ़ेंगे जब सिद्धनाथ रासो साहित्य की बात करेंगे, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो हम रासो साहित्य की बात करेंगे, हम बात करेंगे चंद्रवरदाई की, खुसरो की, हेमचंद्र की, विद्यापति की। फिर जब हम भक्ति काल की बात करेंगे तो हम संत काव्य धारा की बात करेंगे, सूफी काव्य धारा की बात करेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करेंगे, राम भक्ति धारा की बात करेंगे, कबीर, जयसी, सूर, तुलसी, सबकी बात करेंगे, है ना। कोई भी ऐसा साहित्य प्रेमी नहीं है जो इन कवियों को पढ़ने के बाद आनंद से विभोर ना हो जाए, है ना। जब मैं तुलसी की बात करता हूं तो सिर्फ भय प्रगट कृपाला की बात नहीं करता हूं, नहीं। जब हम तुलसी की बात करते हैं तो हम बहुत सारी उन चौपाइयों की बात करते हैं जो उन्होंने रामचरितमानस में लिखी। ठीक है, हम बात करते हैं जब सूरदास की, तो एक व्यक्ति जो दुनिया नहीं देख सकता था, पर उसने संपूर्ण दुनिया के सबसे जो प्रमुख ईष्ट थे उनकी जो बखान किया, ठीक है, वो बखान अपने आप में अतुलनीय है। तो हम उन क्या कहते हैं कविताओं की बात करेंगे, हम उन टेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देखिए जायसी को देख सकते हैं, पद्मावत। भाई, अगर सिंघल द्वीप में किसी राजा के जाने के वर्णन को और उसके बाद रानी नागमती और उनके वियोग के वर्णन को किसी व्यक्ति ने अपने लेखनी से चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया तो वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी बात करेंगे। सूर तुलसी की बात कर ली, कबीर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रीतिकाल की बात करेंगे। ठीक है, उसमें रीतिकाल में रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति इतर काव्य, इस तरह के तमाम काव्यों की बात करेंगे। प्रमुख कवि कौन है? केशव है, बिहारी है, पद्माकर है, घनानंद है। कहत नटत रीझत खिलत, भरे नौन से करत है नैनहुम सो बात।
डिटेल में तो बहुत अच्छे से देखा जाएगा, पर जब बिहारी की बात आती है और ग्रियर्सन का प्रति उनका प्रेम है ना, आपको पता होगा जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की, जो बिहारी के प्रति बहुत आसक्त हैं। क्योंकि बिहारी की जिस लाइन को मैंने बताया, आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस है और हम सब जब हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं तो इनको बहुत कोट करते हैं। आप इसकी पूरी लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जब हम लोग बिहारी की बात करेंगे तो बिहारी जो रत्नाकर है उसकी बात करेंगे, ठीक है। खैर, मीनवाइल बहुत से बच्चे अगर जानना चाह रहे हो तो देखिए, ये मेरा, मैं पहले भी बता रहा था, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल विकास करके। हिंदी साहित्य से जुड़ी सभी जानकारी, उसके अलावा भी यूपीएससी से जुड़ी कोई भी गाइडेंस की आपको जरूरत हो तो आप मेरे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आधुनिक काल की बात करेंगे, नव जागरण गद्य, एक मिनट, हम आधुनिक काल की बात करेंगे, नव जागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की बात करेंगे। आपको एक कहानी बताता हूं छोटी सी। 1893 की बात थी, कक्षा 9वीं के 3-4 बच्चे थे, 3 बच्चे थे खासकर, ठीक है, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास भी थे, बालकृष्ण दास थे, बालकृष्ण थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, ये लोग तो थे ही उसमें। क्वींस कॉलेज बनारस में उन्हें लगा कि हिंदी भाषा पे तो काम हो रहा है, हिंदी की जो लिपि है, नागरी लिपि, इस पे काम किया जाए और इसके साथ हिंदी भाषा को उसके चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया जाए। तो उन्होंने वहां पे नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। तो जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे जो खंड ख में है, तो हम नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े बहुत से आयामों की चर्चा करेंगे और इन 2 आयामों की चर्चा तो जरूर से करेंगे, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र वगैरह की बात तो बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। फिर जब आधुनिक हिंदी कविता की जो अगला जो अंग, जो हमने क देखा, ख देखा, ग देखा, घ देखा, अगर अंगा की बात करें तो आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता, सबकी बात करेंगे। देखेंगे कि क्यों 1936 जो छायावाद का जो बाउंड्री फेज है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों वहां पे जब कुकुरमुत्ता जैसी कविता लिखनी पड़ जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, ठीक है, जिनको महाप्राण निराला भी कहते हैं, क्यों वो गुलाब को कैपिटलिस्ट कहते हैं, क्यों उसके पहले जब वो किसी महिला की विद्रूप स्थिति को वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पे, या जब वो राम की शक्ति पूजा में अखंड राम का चित्रण ऐसे करते हैं कि जैसे कोई शंखनाद हो, हम उसकी भी बात करेंगे वहां पे, ठीक है। प्रमुख कवियों में देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की बात कहते कहते मुझे एक वो नारी विमर्श याद आ जाता है कि एकमात्र कवि जिसके दिमाग में गया कि भाई देखो, राम की बात हो गई, लक्ष्मण की बात हो गई, सीता की बात हो गई, और जब सीता की बात हो गई तो स्त्री विमर्श भी आ गया, लेकिन कोई उर्मिला की बात करेगा जिनकी भी शादी हुई थी, और उर्मिला कहते हैं कि सोती रह गई, लेकिन ये लक्ष्मण के तरीके से, लक्ष्मण के ओर से भी है कि भाई उर्मिला की बात कर ली जाए, उर्मिला की दृष्टि से क्या अयोध्या का इतिहास है उसकी बात कर ली जाए। वहां पे साकेत आता है, और जब साकेत आता है तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आते हैं वहां पे। फिर यशोधरा की बात सोचो, आपकी एक कोई पत्नी जो कि बड़े राज खानदान की बहू हो, उसका पति रातों रात चले जाए, यद्यपि वो बुद्ध बने, पूरी दुनिया को उन्होंने शांति का मार्ग दिखलाया, तथापि उस पत्नी के तौर पे अगर देखा जाए कि क्या दुख उसने झेला, उनके पति रातों रात चले गए, तो यशोधरा का क्या दुख था वो यशोधरा में लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथिली शरण गुप्त जो है उनको पढ़ना बहुत रोमांचक रहेगा, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, अभी मैंने प्रयाण गीत की बात की थी, उनकी काव्यायनी की बात करेंगे, देखेंगे कि मनु जो है वो श्रद्धा और इड़ा के साथ किस तरीके के एंगल को लेकर चलते हैं और कहां पे उनको श्रद्धा लताड़ लगाती है, कहां पे इड़ा उनको समझाती है। यद्यपि मनु वहां पे कैरेक्टर के तौर पे विजयी बन के निकलता है, लेकिन उस आपाधापी को भी देखेंगे, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनकी बात की थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखेंगे, महादेवी वर्मा को देखेंगे, पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान कौन? श्री कृष्ण। मैं कामायनी रश्मिरथी सर्ग 3 की बात कर रहा हूं। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपने। खैर, ये जो कविता लंबी होती जाएगी और मैं कविता पढ़ने लगता हूं तो एक अलग आनंद आने लगता है। इस कविता का जो भावबोध है वो तब जब पांडवों को अन्याय मिलता है दुर्योधन की तरफ से,
कौरवों की तरफ से, उस पे ये जो कविता लिखी गई है आपके जो रोमांच का जो पराकाष्ठा है ना उसको पहुंचा देगी। ये वो कविता है, बात करेंगे उसकी भी, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की बात करेंगे। उनकी शेखर एक जीवनी हम सब ने पढ़ी, क्या खतरनाक तरीके से लिखी गई जीवनी। उन्होंने इतनी ईमानदारी से उसे लिखा कि अभी भी जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि जीवनियों का ईमानदारी का स्तर उस स्तर का तो होना ही चाहिए। उसके बाद की जाए तो गजानन माधव मुक्तिबोध और बाबा नागार्जुन की भी बात करेंगे। हम सब कवियों को, शानदार कवियों को पढ़ेंगे, उनकी डिटेल में पढ़ेंगे, हर उस पद्धति की, हर उस भाव की, हर उस रस की अभिव्यंजना तक जाएंगे जहां तक हमें एक साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर जाना चाहिए, ठीक है। बात की जाए उसके बाद की तो कथा साहित्य जब है, कथा साहित्य में हम लोग उपन्यास और यथार्थवाद। अब देखिए कि जब आप प्रेमचंद्र जी को पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी, शुरुआती उनके उपन्यासों का जब अंत देखेंगे तो बड़ा सकारात्मक अंत है, लेकिन जब उनके बाद के उपन्यास, जब वो भोगा हुआ यथार्थ लिखते हैं तो वो यथार्थवाद किस डायरेक्शन में जाता है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, उस पर डिटेल में जाएंगे। अगला है प्रमुख उपन्यासकार, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु, भीष्म साहनी। यशपाल की दिव्या आपके सिलेबस में है, प्रेमचंद की गोदान आपके सिलेबस में, रेणु का मैना आंचल है, और भीष्म साहनी तमस में तो मूवी भी बनी है। क्या शानदार उपन्यास, इन सब उपन्यासों की बात की जाएगी, ठीक है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, एक था राजा एक थे रानी से लेके वर्तमान में, जब मैं अज्ञेय की बात करता हूं, खैर वर्तमान तो नहीं है, मैं वर्तमान में जब नीलोत्पल मृणाल जी के डार्क हॉर्स की बात करता हूं, जब मैं सत्यावास की बात करता हूं, यहां तक आएंगे, बिल्कुल विमर्श को यहां तक लाएंगे, वर्तमान तक लाएंगे, ताकि वर्तमान से अगर कोई प्रश्न आए तो वो आपसे ना छूटे, ठीक है। प्रमुख कहानीकारों की बात की जाए तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मोहन राकेश की अंडे के छिलके याद है ना, जब पूरा घर ही बाद में पता चलता है कि अंडे खा रहा है, बड़े भाई से लेकर माता जी तक, छोटे भाई भाभी, सबका जो स्वरूप जुड़ता है और जो रहस्य खुलता है, क्या शानदार एकांकी थी वो, जरूर पढ़िएगा उसको आप, ठीक है। कृष्णा शोभती जी को पढ़ा जाएगा। हिंदी रंगमंच का विकास देखेंगे, और हिंदी रंगमंच के विकास के समय जो देवेंद्रनाथ अंकुर के जो प्रयोग है या उसके पहले के जो प्रयोग है, हम थिएटर शुरू से करेंगे तो अभी तक आएंगे, हम उसकी भी बात करेंगे कि न नौम न तेल होगा न राधा नाचेगी। नौम न तेल एक थिएटर था, नौमन तेल नहीं था, नौम नतेल की बात करेंगे, उसकी भी बात की जाएगी। देवेंद्रनाथ अंकुर की बात की जाएगी एनएसडी की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, भारतेंदु नाट्य अकेडमी की, इन सब के जो अवदान है उसकी बात की जाएगी, ठीक है। और फिर नाटक रंगमंच में और नाटक की बात कर ली, प्रमुख नाटककारों की बात की जाएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हा भारत दुर्सा देखी न जाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, वो भी है, उसकी बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है वो आपके सिलेबस में भी है। जगदीश चंद्र माथुर की बात करेंगे, राम कुमार वर्मा जी की बात करेंगे, आधे अधूरे मोहन राकेश जी की भी बात की जाएगी, ठीक है। आलोचना की बात की जाए, देखिए अब आलोचना की जब बात करते हैं तो बहुत से इसमें है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यावहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा, इन सब की बात करेंगे। एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि क्या अंतर है इनमें, इसकी बात की जाएगी, ठीक है। प्रमुख आलोचकों में, एक मिनट, प्रमुख आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और उनके बीच की जो टसल, बीएचयू वाली टसल, 1919 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीएचयू में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जुड़ते हैं। उस समय तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का जो डिफरेंशिएशन था नहीं था। उसकी बात करते हुए हम देखेंगे कि कैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी वहां पे आते हैं और बाकायदा एक पैरेलल खड़ा करते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं सकारात्मक तरीके से, जो गलतियां हैं उसको, लेकिन फिर उसको उनका भुगतना भी पड़ता है, भाई वहां से उनको हटा दिया जाता है, फिर वो चंडीगढ़ जाते हैं, कुटच लिखते हैं, हम कुटच की भी बात करेंगे, आगे आएगा वो चर्चा में, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे, रामविलास शर्मा जी की बात करेंगे, नागेंद्र जी की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर तीन बड़े स्तंभों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शुक्ल जी, द्विवेदी जी और फिर नागेंद्र जी आते हैं। ये इन लोग का रौला बहुत ज्यादा था, मतलब अगर शुक्ल जी ने कुछ कह दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ कह दिया, नागेंद्र जी ने कुछ कह दिया, तो उस पर इफ एंड बट कहने वालों की, जिसे कहते हैं कि शामत आ जाती थी, हिम्मत नहीं होती थी, उसकी बात करेंगे, ठीक है। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं की बात करेंगे, ललित निबंधों की बात करेंगे, रेखा चित्रों की बात करेंगे, संस्मरण की बात करेंगे, यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे। और यात्रा वृत्तांत की बात करते करते हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो जब रूस जाता है तो गंगा से वोल्गा लिख देता है, जब साउथ में जाता है तो श्रीलंका में सिंहली भाषा सीख लेता है और वहां सिंहली साहित्य लिखता है, वो व्यक्ति की बात करेंगे। यात्रा वृत्तांत में अभूतपूर्व व्यक्तित्व है श्री राहुल शंकरत्यायन जी का, और भी लोगों की बात करते हुए हम इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे, ठीक है।
जो खंड क है प्रश्न पत्र 2 का, वो बात करता है पद्य साहित्य की। ठीक है, पद्य साहित्य की। तो जब मैं पद्य साहित्य की बात बता रहा था तो अभी जब कवियों की बात आई तो मैंने बहुत से कवियों का जिक्र भी किया। तो जो प्रश्न पत्र 2 है उसमें खंड क में आप अगर देखें तो सबसे पहले आप कबीर की बात करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले कबीर की बात करेंगे। आप कबीर के दोहों के निहितार्थों को जानते हुए पद्य के विकास को समझेंगे आप, हम उसकी बात करेंगे। हम सूरदास जी की बात करेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए दूसरे नंबर पे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, जायसी हैं, बिहारी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। अच्छा, कबीरदास के क्या है, यहां पे देखिए 100 आरंभिक 100 पद है कबीर ग्रंथावली से, श्याम सुंदर दास, ये आपको बुक मिल जाएगी। भ्रमर गीत सार 100 इसमें पद है, इस रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा, ये आपको मिल जाएगा, उन्होंने संकलित किया हुआ है। तुलसीदास रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है, जो क्या कहते हैं कवितावली है उत्तरकांड, इसको पढ़ना है। सुंदरकांड, शांतन शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रभम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से विमृशम वेदांत वेदम विभूम। तो वहां से जो शुरुआत होती है वो पूरी देखी जाएगी, डिटेल में जाएंगे, कवितावली उत्तरकांड की बात करेंगे। जैसी की बात की जाए तो पद्मावत की मैंने बताया, सिंगल द्वीप खंड और रानी रागमती का जो वियोग है उस खंड की बात करेंगे। श्याम सुंदर दास जी ने उसका संकलन किया है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, बिहारी रत्नाकर की बात करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बिहारी का जिक्र हो भी रहा था। मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती है हम उसको देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की चिंता और श्रद्धा सर को देखेंगे। इड़ा सर्ग चूंकि नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बात जरूर करेंगे कि भाई क्या है उनका एंगल। और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी की राम की राग विराग, जिसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता जो है वो दोनों है, जिसका संकलन रामविलास शर्मा जी ने किया है, हम उसको भी देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे राम की शक्ति पूजा में एक अभूतपूर्व मील का पत्थर स्थापित करते हुए आदरणीय देराला जी अपनी जो काव्यगत प्रतिभा है उसको शानदार तरीके से परिलक्षित करते हैं। बहुत डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, उनका कुरुक्षेत्र। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिनकर की रश्मि रति की बात की थी, वो हमारे सिलेबस में नहीं होती तो और मजा आता। ठीक है, हम अज्ञे के आंगन के पारद्वार में असाध्य वीणा की बात करेंगे। देखते हैं कि कैसे उस वीणा को साधता है वो व्यक्ति जब आत्मा से सोचता है कि वीणा को साधने का उद्देश्य क्या है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे मुक्तिबोध के उस ब्रह्म राक्षस की, जो समाज में कई बार हमें परिलक्षित होता है। जब हम समाज की गलियों से जाते हैं, गूंजन हमको जब सुनाई देती है, और ब्रह्म राक्षस मतलब कोई भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। खैर, जब हम समाज, अभी आपको हो सकता है कि आउट ऑफ रेफरेंस लगे, जब हम उसके सामाजिक दायरों को लेते हुए, सामाजिक अभिव्यक्तियों को समझते हुए जब हम ब्रह्म राक्षस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर नागार्जुन को बादल को घिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद हरिजन गाथा को देखेंगे तो अलग ही मजा आएगा। जब खासकर जब हम बादल को घिरते देखा है और उसमें भी नागार्जुन की बात करते हैं तो बहुत अच्छी कविता है कि तमाम अभिव्यंजनाओं के साथ में, तमाम उपमाओं के साथ में जब बादल को गिरता देखा को नागार्जुन लिखते हैं। अकाल, और उसके बाद बहुत दिन तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास मतलब अब क्या बताऊं, नागार्जुन जी का जो लेखनी है, या उसके पहले जब मुक्तिबोध की बात करता हूं उनकी लेखनी है, या इस यहाँ पे जो भी चारों व्यक्ति हैं जिनका मैं यहाँ पे देख रहा हूं, इनकी लेखनी का मैं एक अलग फैन हूं। जब मैं रश्मिरथी गाता हूं, जब रश्मिरथी काव्य के तौर पे गाता हूं, मैं कभी कभी लगता है कि टेलीपोर्ट हो जाता हूं। इन सभी कवियों को, उनकी कविताएं पढ़ते समय मुझे लगता है एक टेलीपोर्ट हो जाता है आदमी, एक अलग दुनिया में चला जाता है। और कोशिश ये करूंगा कि अगर आप मेरे साथ हिंदी साहित्य में जुड़ेंगे तो आपको भी उसी टेलीपोर्टेशन के जरिए उसी दुनिया में उसी समय पहुंचा दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि जब कुरुक्षेत्र लिख रहे थे, ठीक है, कुरुक्षेत्र में तो आप पढ़ते हुए आप हृदयगत तरीके से वहां पे पहुंचे रहेंगे। आंगन के पार द्वार ब्रह्म राक्षस बादल को घिरते देखा है, आप समझ सकेंगे क्यों लिखा गया, क्या इसके निहितार्थ हैं, क्यों हिंदी साहित्य के पद्य में इस तरह की चीजों को जोड़ा गया। इन सब की हम वहां पे बात करेंगे। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की तो खंड ख की, जो प्रश्न पत्र 2 का खंड ख है, ठीक है। अच्छा, उस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल विकास करके, आप इसको स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं। और यहां पे मैं आगे से हिंदी साहित्य की सभी डिटेल्स को जिक्र करूंगा, बताता चलूंगा। खैर, आता हूं खंड ख में हम गद्य साहित्य देखेंगे, और गद्य साहित्य में हम देखेंगे न सिर्फ साहित्य और सामाजिक ताने बाने को, बल्कि हम भारत के इतिहास, और भारत के न सिर्फ आधुनिक इतिहास, बल्कि हम इस साहित्य के माध्यम से, गद्य साहित्य के माध्यम से हम भारत के प्राचीन इतिहास के भी कुछ संस्मरणों को देखेंगे। ठीक है, बात की जाए अगर भारत की,
तो पहला जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, माफ कीजिएगा मैं भारत बोल गया, बात की जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो उनका भारत दुर्दशा नाटक, जिसमें हम भारत की दुर्दशा के कारणों का अवलोकन करेंगे कि क्या कारण था। आलस्य कारण था, भुखमरी कारण था, कुशासन कारण था, कि रो वही सब मिलके आवो भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ठीक है, तो यहां पे हम भारत दुर्दशा को देखेंगे, मोहन राकेश के आषाढ़ के एक दिन को देखेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे मोहन राकेश का वो नाटक जिसकी वजह से उन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, उस आषाढ़ के एक दिन को देखते हुए हम कालिदास और मल्लिका से मिलेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे उनके बीच का ताना बाना इस नाटक को आगे ले जाता है। देखिए, मैं एक थोड़ी सी मिस्ट्री जरूर बनाए रखना चाहता हूं, आप आषाढ़ के एक दिन को पढ़ें। अगर मैं बहुत डिटेल से कहूं तो मुझे इससे बेहतरीन किताब या पुस्तक की कोई नहीं लगी। जब पहले बार आषाढ़ का एक दिन मेरे हाथ में आई थी, दिल से एक अलग जिसे कहते हैं कि भाव निकलता है जब मैं आषाढ़ के एक दिन को देखता हूं, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि हिंदी साहित्य के जो प्रतिमान हैं उनमें से कुछ शुरुआती प्रतिमानों में से जो मैंने पढ़े उनमें आषाढ़ का एक दिन था। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि जो कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति जो निबंध है, हम इनकी बात करेंगे। निबंध निलय में और देखेंगे जब हम डॉक्टर सत्येंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, कुबेरनाथ, इन सब के निबंधों का एक अलग अलग वर्जन देखेंगे। हम देखेंगे कि जो निबंध है क्या हमेशा गंभीर है, उसका जो कथानक है, मतलब गंभीर में खैर निबंध में कथानक की बात नहीं, लेकिन उसकी जो लेखनी है उस लेखनी पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि हम सब यूपीएससी में निबंध का पेपर जरूर देते हैं, जब मुख्य परीक्षा देते हैं उस पे नंबर बहुत डिपेंड भी करता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि निबंधों की जो सुघटता है, कितनी तरीके से सुघड़ तरीके से निबंध लिखे गए हैं, किन किन अभिव्यंजनाओं का, उपमाओं का, उत्प्रेक्षाओं का वहां पे प्रयोग किया गया है, हम उन सबको देखेंगे यहां पे। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद का गोदान देखेंगे, हम बात करेंगे होरी की, धनिया की, गोबर की, राय साहब की बात करेंगे। मतलब अब गोदान के बारे में अगर मुझे बताना पड़े तो ये गोदान और प्रेमचंद की अवमानना हो जाएगी। इतना स्तरीय नॉवल, मतलब क्या बताऊं, आप रो देंगे। मुझे लगता है कि गोदान का जो अंत है और उसके बाद के जो लिखे नॉवेलों का, जो नॉवेलों कह रहे हैं, उपन्यासों का जो अंत है, वो अपने आप में दिखाता है कि कितने अच्छे तरीके से प्रेमचंद समाज को जानते थे। प्रेमचंद की उपेक्षा कई बार की गई, चाहे शुक्ल जी की बात की जाए या उसके बाद के कुछ समीक्षकों की बात की जाए, प्रेमचंद की उपेक्षा की गई। लेकिन आज के समाज में, आज के समय जब साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के अवदानों की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और बेहतर प्रभावी कुछ दिख सकता है। इसके अलावा प्रेमचंद की कुछ कहानियों की बात करेंगे। ठीक है, फिर और बात की जाए तो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है स्कंदगुप्त, हम इसको देखेंगे। स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त के पुत्र थे, हम उनकी बात करते हुए हम उनके जो दरबार है और उस समय का जो माहौल है और उसमें जो राजनीति होती है और उस राजनीति में जो तमाम रस हमें दिखते हैं, हम उन सभी रसों की बात करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पद्य में रस मिलेगा, गद्य में भी आपको तमाम भावनाएं, आपको विभत्स भयानक हर तरीके की चीजें दिखेंगी, उनकी बात करेंगे। ठीक है, हम कुमारगुप्त के जो पुत्र हैं इनकी बात करते हुए हम और लोगों की बात करेंगे, हम गोविंद गुप्त की बात करेंगे, हम चक्रपालिक की बात करेंगे, इन सभी की बात करते करते, ठीक है, हम यशपाल के दिव्या पे अगर आ जाए तो दिव्या जो सागल की निवासिनी है उसकी बात करते समय हम पृथुसेन से उसके रिलेशंस की बात करेंगे। और अगर भाषाई तौर पे देखा जाए तो इससे समृद्ध नॉवेल तो आपको नहीं दिखेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस नॉवेल को, सिंपल सा है, पर इसको पढ़ते पढ़ते आपको बहुत बार, ठीक है, बहुत बार आपको अपनी भाषा और भाषा के जो ज्ञान है उस पर कहीं कहीं संदेह तो आएगा ही। मुझे आया था, तो मुझे ऐसा लगता है। परीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, बिहार का वो गांव जहां पे गांधी के मृत्यु पे शोक यात्रा निकल ले। किसी को नहीं पता गांधी कौन है, लेकिन ये पता है कि महापुरुष है और शोभा यात्रा निकल रही है। वो डॉक्टर, वो बच्चा जो अनाथ है, डॉक्टरी सीखता है, सोचता है कि यहाँ के लोगों का मैं भला करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, वो भी त्रस्त आ जाता है। तो एक गांव में ठेठ भदेश भाषा में लिखा नॉवेल पढ़ेंगे और देखेंगे कि मैला आंचल क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसको मैला आंचल कहा जा रहा है। लोगों के आलस्यपनों की बात हो या लोगों की जो संकीर्णता हो, जो ग्रामीण संकीर्णता होती है,
हम उस सब की बात करेंगे। और एक खास बात, जब फणीश्वरनाथ रेणु की बात कर रहा हूं, पंचलाइट इनका बड़ा फेमस कहानी था। वो कहते हैं ना कि फुटंगी झाक टोक देते हैं कि पंचलाइट कितने में खरीद हुआ मैं तो उस भाषा का जो प्रयोग, जब वो मैला आंचल में आप देखेंगे, तो अगर आप भाषा प्रेमी हैं तो आप गद गद हो जाएंगे, जो किसे कहते हैं कि क्लाउड 9 पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल वैसा। और इसी वजह से चूंकि इनका पहला ये आंचलिक उपन्यास था और इसको जो प्रसिद्धि मिली अपने आप में नायाब है। मन्नू भंडारी महाभोज, एक व्यक्ति धिसु, उसकी वो किसी वजह से फंस गया, उसको चाय में जहर मिला के मार दिया गया। बाद में एक और व्यक्ति आता है, ठीक है, जब मैं विशेषर की बात कर रहा था तो इनकी मृत्यु के बाद में वहां पे बिंदा आता है। बिंदा उसके स्ट्रगल को आगे ले जाता है और भारत का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से आम आदमी लगातार जूझता आया है, न्याय पाने के लिए न्याय देखने भर को तरस जाता है, उस न्याय का जो दृष्टांत है वो महाभोज में हम देखेंगे, जो मन्नू भंडारी का शानदार शाहकार है, उसको हम इसमें दौरान देखेंगे। उसके साथ ही हम राजेंद्र यादव जी की एक दुनिया समानांतर में तमाम कहानियों को देखेंगे, हम देखेंगे परिंदे को और तमाम कहानियों को देखेंगे और देखेंगे कि साहित्य सिर्फ नाटकों, एकांकी या आपके उपन्यासों तक सीमित नहीं है। साहित्य में कहानियां सिर्फ किसी पर्टिकुलर भाव को समझाने या बताने के लिए नहीं है, ये हमारे अंतर मन को पूर्ण, जिसे कहते हैं, संजीदगी से उद्वेलित करने का भी एक प्रतिमान है। और इस हिंदी साहित्य को पढ़ते के दौरान मैं दावे के साथ कहता हूं, हर दूसरी कथा, हर दूसरी पोएट्री और हर दूसरे लाइन पे आपके जो रोंगटे होंगे वो अपने ही अलग ही उन्नयन की पराकाष्ठा पे होंगे। मैं कई बार इस शब्द का प्रयोग करता हूं हिंदी साहित्य के समय में, पर ये मुझे पसंद है। हिंदी साहित्य एक ऑप्शनल के तौर पे, वैकल्पिक विषय के रूप पे इसलिए मजेदार है कि इस दौरान आप यहां तक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं, कितनी सारी बातें हैं, समाज है, समाज का वर्णन है आपकी नजर से, आम व्यक्ति की नजर से, किसी साहित्यकार की नजर से, किसी स्ट्रगलर व्यक्ति की नजर से, हर नजर से हम साहित्य को देखते हैं। ऐतिहासिक साहित्य देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक साहित्य देखते हैं, तमाम साहित्य देखें, हर साहित्य को देखा जाएगा। और जब हम साहित्य के साथ हम समाज से जुड़ते हैं, कहते हैं समाज, साहित्य समाज का आईना है। हिंदी साहित्य का जब इतिहास लेखन हो रहा था तो बहुत सारे आयामों को देखते हुए जब हम इतिहास लेखन की बात वहां पे कर रहे थे, तो वहां पे खैर जब मैं करता हूं उसकी बात बता रहा हूं, जब हम इतिहास लेखन को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे आयाम होते हैं जो हमसे समय निकट आ जाते हैं कि भाई इतिहास लिखा गया साहित्य का, तो उसमें किन किन बातों को तरजीह दी गई, किन किन बातों की, आयामों की बात की गई। वैसे जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे विभिन्न घटनाओं से जुड़ने का मौका मिलता है, विभिन्न कहानियों से जुड़ने का मौका मिलता है, विभिन्न पात्रों से जुड़ने का मौका मिलता है। लगता है होरी हमारे सामने बैठ के रो रहा है, ये दुख होरी का नहीं है, ये दुख गोबर का नहीं है, ये दुख हमारा है। इसलिए साहित्य को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसको पूरे अपनी, जैसे कहते हैं, आत्मा के साथ उसका निचोड़ जो है ना, उसे आप जैसे नहाते हैं वैसे उस निचोड़ से नहा लेते हैं। और उस निचोड़ से नहाने के बाद जब आप लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आने ही। कितने सारे लोगों ने इतिहास बना दिया, आईएएस बने, पीसीएस, आईपीएस बने, अपने अपने राज्यों में जब ऑप्शनल था तब भी उस हिंदी साहित्य के माध्यम से उन्होंने सफलता अर्जित की। तो ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में इससे बेहतर कोई वैकल्पिक विषय मुझे तो नहीं लगता। निश्चित तौर पे शानदार वैकल्पिक विषय है। अगर आप कंफ्यूज हैं और आपकी हिंदी अच्छी है, आपको पता है कि सागर और सागर का डिफरेंस क्या है, आप अनुस्वार और नुक्ते के डिफरेंस को पता कर सकते हैं, आप अनुस्वार लिखना जानते हैं, आप हलंत की गलतियां नहीं करते हैं, आपको पता है कि अ इ ई उ ए ए में मतलब एक स्वर के तौर पे इनका इतिहास क्या है या इनको कैसे प्रयोग किया जाता है, आपको पता हो कि महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है। खैर अगर नहीं भी पता तो इस यात्रा में मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप हिंदी साहित्य को, हिंदी को एक सजीव चरित्र के तौर पे देखते हैं तो इससे बेहतर आपका ऑप्शनल कोई नहीं हो सकता। तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ्यक्रम की चर्चा की, पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों की चर्चा की, कोशिश किया मैंने कि उसका सजीव प्रसारण आपको दिखा सकूं। अगर आपको ये ऑप्शनल, ये वीडियो
अच्छा लगा हो तो एक काम और कीजिएगा, मैं वापस से बता दे रहा हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ जाइए और इससे जुड़ के हिंदी साहित्य पे कुछ अच्छा काम किया जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी साहित्य, बाकी जीएस के कुछ विषयों पे भी मैं वीडियोस लेता रहता हूं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और एथिक्स पे भी वीडियो लेता रहता हूं। मैं कोशिश करूंगा उससे भी आपको अपडेट करूं, लेकिन चूंकि ये जो वीडियो है ये हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय को लेके है, तो इससे जुड़िए, बात की जाएगी हिंदी साहित्य की बहुत डिटेल में, ठीक है। स्टडी IQ IAS हिंदी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है विकास और आशा है कि मैं आपसे भविष्य में इंटरैक्ट करता रहूंगा और हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़े वीडियोस लाता रहूंगा। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से एक सजीव प्रयास करने की, एक सकारात्मक सफल सुफल प्रयास करने की, कि हिंदी साहित्य आप तक पहुंच सके, आप हिंदी साहित्य से जुड़ सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।